नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अजय राजन शो। पहलगाम आतंकी हमले का शिकार बने कानपुर के शुभम द्विवेदी का गुरुवार को ड्योढ़ी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह शुभम के हाथीपुर आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने पार्थिव शरीर को नमन कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शुभम के पिता से बातचीत की और उनकी पत्नी से पूरी आपबीती सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलगाम में घटी घटना अत्यंत क्रूर, विभत्स और कायराना है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, पूरी शक्ति से आतंक के इन विषैले फनों को कुचला जाएगा। जो लोग इस साजिश का हिस्सा बने हैं, उन्हें परिणाम भुगतना होगा और आप सभी इसके साक्षी बनेंगे। योगी ने कहा कि हिंदू मां बहनों के साथ उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ जो बर्बरता की गई है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। योगी ने आगे कहा कि ये वो सरकार नहीं है जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती है या वहां भी अपना वोट बैंक देखती है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, सांसद रमेश अवस्थी आदि उपस्थित रहे। बेटे शुभम की पहलगाम में मौत पर उनके पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि 2 टके के आतंकी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। मेरी बहू से बोले, जाओ मोदी को बता देना, इसलिए तुझे नहीं मार रहा हूं। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि उनकी 7 पुश्तें याद रखें। बता दें, शुभम का पार्थिव शरीर बुधवार देर रात जम्मू से दिल्ली और फिर अमौसी एयरपोर्ट लाया गया। इसके बाद शव को पूरे राजकीय सम्मान के साथ कानपुर भेजा गया। कानपुर में बुधवार सुबह से ही शुभम के घर पर शोक व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर घूमने की तैयारी में जुटे लोग खौफ में हैं। हफ्तों पहले बुकिंग करवा चुके लोग अब टूर पैकेज कैंसिल करवाने लगे हैं। सिर्फ लखनऊ में ही 24 घंटे के अंदर 500 से ज्यादा पैकेज रद्द करवाए जा चुके हैं। गुरुवार को रेलवे और फ्लाइट के 260 से ज्यादा टिकट भी कैंसिल करवाए गए। ट्रैवल एजेंसी संचालकों को आशंका है कि आने वाले दिनों में 10,000 से ज्यादा टूर पैकेज कैंसिल हो सकते हैं। लखनऊ से करीब 500 से ज्यादा कैंसिलेशन हो चुके हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो करीब 3,000 पैकेज अभी तक कैंसिल हो चुके हैं। ट्रैवल एजेंसी संचालकों का कहना है कि पिछले साल लखनऊ से करीब 5,000 और प्रदेश भर से करीब 50,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। इस साल कश्मीर में सुधरे हालात को देखते हुए सैलानियों का रुझान तेजी से बढ़ रहा था। लखनऊ से करीब 10,000 और प्रदेश भर से करीब 1 लाख पैकेज की बुकिंग का अनुमान था, लेकिन आतंकी हमले के बाद लोगों ने टूर पैकेज कैंसिल करवाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इन ताजा हालात का असर अभी अमरनाथ यात्रा पर नहीं पड़ा है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। पिछली बार तकरीबन 1.5 लाख यात्री दर्शन करने गए थे। इस साल ये आंकड़ा 2,30,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। ट्रैवल एजेंसी संचालकों का भी कहना है कि अमरनाथ यात्रा के बारे में अभी तक कोई क्वेरी नहीं आई है। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ लोग यूपी के शहरों में जगह जगह विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लोग प्रदर्शन करके 28 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकवादियों को पकड़कर फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान आतंकियों और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। हर चौक चौराहे पर केवल पहलगाम आतंकी हमले की ही चर्चा चल रही है। संभल जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों का गुस्सा उनकी आंखों में नजर आया। ग्रेटर नोएडा के पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी के निवासियों ने कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अब मोदी सरकार को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश एटीएस ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के एक कुख्यात आतंकवादी मंगत सिंह उर्फ मंगा को गिरफ्तार किया है। मंगत सिंह पिछले 30 वर्षों से फरार चल रहा था। गाजियाबाद पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा था। एटीएस की नोएडा यूनिट ने खुफिया जानकारी के आधार पर उसे पंजाब के अमृतसर से पकड़ा है। मंगत सिंह पर 1993 में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में टाडा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 1995 में उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद वो फरार हो गया और छिपता घूम रहा था।
एटीएस को जानकारी मिली थी कि मंगत सिंह पंजाब में छिपा हुआ है। इसके बाद टीम ने अमृतसर में छापा मारा और उसे अरेस्ट कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि पिछले 30 सालों में उसने किन किन लोगों से संपर्क रखा और क्या वह अभी भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल है। बता दें, मंगत सिंह का खालिस्तानी कमांडो फोर्स जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन से सीधा संबंध था। उसका भाई संगत सिंह भी इसी संगठन से जुड़ा हुआ था। संगत सिंह को 1990 में पंजाब पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। मंगत सिंह ने अपनी पहचान और ठिकाना छिपाकर पिछले कई सालों से अमृतसर में शरण ले रखी थी। खबर नोएडा से है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिटजी कोचिंग संस्थान के 10 ठिकानों पर गुरुवार को छापा मारा। कोचिंग संस्थान के मालिक डीके गोयल के दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के ठिकानों पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है। हाल ही में कोचिंग सेंटर अचानक बंद किए जाने से देश भर के तकरीबन 12,000 छात्र प्रभावित हुए हैं। ईडी की टीमें तड़के करीब 4 बजे सेक्टर 62 स्थित फिटजी सेंटर सहित अन्य स्थानों पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार नोएडा सेंटर से 2 गाड़ियों में सवार 6 सदस्यों वाले ईडी की टीम ने कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेजों की जांच की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर की जा रही है, जिसमें कोचिंग संचालकों पर धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। बता दें, इस साल जनवरी में देश भर के कई फिटजी सेंटर अचानक बंद कर दिए गए थे। अभिभावकों का आरोप है कि संस्थान ने पूरे साल की फीस पहले ही वसूल ली थी। सेंटर बंद करने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। यूपी, दिल्ली, एमपी और बिहार जैसे राज्यों में सेंटर बंद होने के बाद कई जगहों पर संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। फरवरी में नोएडा पुलिस ने कोचिंग से जुड़े बैंक खातों को भी सीज किया था। मालिक डीके गोयल के बैंक खातों में मौजूद 11 करोड़ 11 लाख रुपए भी सीज किए गए हैं। लखनऊ के हिट एंड रन केस वाली BMW कार पुलिस ने लावारिस हालत में बरामद कर ली है। तालकटोरा इंस्पेक्टर कुलदीप दुबे के अनुसार 21 अप्रैल को ठाकुरगंज के शेखपुर निवासी गोपाल लोधी की पत्नी राजरानी अपने बेटे सुभाष के साथ शादी समारोह से देर रात लौट रही थी। राजाजीपुरम MIS चौकी के पास एक तेज रफ्तार BMW कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सुभाष का पैर टूट गया। वहीं बाइक पर पीछे बैठी राजरानी कार की चपेट में आ गई और करीब 600 मीटर तक घिसटती चली गई। दुर्घटना में राजरानी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से ही लखनऊ पुलिस लगातार ड्राइवर और कार की तलाश कर रही थी। बुधवार को यह BMW कार हजरतगंज फायर स्टेशन की बाउंड्री के पास से लावारिस खड़ी बरामद हुई। पुलिस अब ड्राइवर की तलाश कर रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार कार गुरुग्राम की कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। पुलिस को जब कार मिली तो उस पर नंबर प्लेट भी नहीं था। खबर लखनऊ से है। यहाँ कैंट इलाके में लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर बुधवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में थार, फॉर्च्यूनर और स्कूटी सवार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर होने से स्कूटी सवार उछलकर दोनों गाड़ियों के बीच फंस गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कुछ अन्य लोग भी घायल हो गए थे। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक थार सवार मौके से फरार हो चुका था। हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई। उसकी पहचान आशियाना निवासी 50 वर्षीय महेश सिंघानिया के रूप में हुई है। उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कैंट थाने के SHO ने बताया कि लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर थार, स्कूटी और फॉर्च्यूनर के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें स्कूटी सवार की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक महेश सिंघानिया मार्केटिंग का काम करते थे। देर रात वो अपने घर की ओर जा रहे थे। थार रॉन्ग साइड से आ रही थी। SHO ने बताया कि थार सवार मौके से फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। इटावा लायन सफारी पार्क से एक दुखद खबर सामने आई है। यहाँ शेरनी रूपा ने 20 अप्रैल की रात को जिन 4 शावकों को जन्म दिया था, उनमें से एक शावक की मौत हो गई है। दरअसल बुधवार को यह हादसा तब हुआ जब शेरनी रूपा अनजाने में दूध पिलाते समय शावक पर ही बैठ गई, जिससे उसका दम घुट गया। शावक में कोई हलचल नहीं दिखी, जिसके बाद CC फुटेज देखी गई। इसके बाद पता चला कि मंगलवार दोपहर रूपा शावकों को दूध पिला रही थी। इस दौरान उसके शरीर के नीचे दबने से एक शावक की मौत हो गई। अन्य 3 शावक सुरक्षित हैं। कीपर की जांच के बाद शावक की मौत की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि 3 डॉक्टरों के पैनल ने शावक का पोस्टमार्टम किया। डॉक्टर पटेल ने बताया कि शेरनी रूपा का व्यवहार अन्य शेरनियों से थोड़ा अलग है। वह दिन भर शावकों के पास नहीं रहती है और केवल शाम के समय ही दूध पिलाने आती है। इसी असामान्य व्यवहार के कारण वन्य जीव चिकित्सकों, जीव विज्ञानियों की एक टीम रूपा और बच्चों पर लगातार नजर रखे हुए है।
उन्होंने बताया कि शेरनी रूपा का मेल 5 जनवरी को गुजरात से आए नर शेर कान्हा से कराया गया था। इस समय पार्क में कुल 21 बब्बर शेर हैं, जिनमें 16 यहीं जन्मे हैं। गुजरात के अलावा देश में बब्बर शेरों का यह एकमात्र सफल प्रजनन केंद्र है।